नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारी ज़िंदगी में मैं अक्सर जिस मसलों का आपसे जिक्र करता हूं, आप लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद वो जोखिम समझ में आएगा, जिस तरह का जोखिम हमारे जैसे लोग समाज में लेते हैं। लोग कह देते हैं कि आके आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप फलां क्यों नहीं बोल रहे हैं। भजन करना, सुनहरे फ़ोटो दिखाना, अच्छी अच्छी बातें करना, सरकार की आरती उतारना बहुत सरल काम है, और कठिन काम कितना ही है आज के वीडियो से मालूम पड़ेगा। किस किस तरह की चीज़ें स्टेट करते हैं, स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मशीनरी, वो इसमें आपको पता लगेगा, आपको उसकी झलक मिलेगी और आपको ये भी पता लगेगा कि हम दुनिया में और ख़ास तौर पर अपने देश में किन हालात के बीच जी रहे हैं, कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन से रिस्क हमारे सर पे हैं, और जो जानकारियां हम आपको देते हैं कौन से जोखिम लेकर आपको दे रहे हैं, ये भी आपको समझने में मदद मिलेगी। और जो हल्के कमेंट करते हैं आके, उनको इस बात को समझना चाहिए कि किस स्तर तक जाकर हम सिर्फ आपके लिए सच लाने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहें तो चैन से शाम को घूम सकते हैं, बहुत पैसे हैं, आराम से रह सकते हैं, शाम को क्लब में जा सकते हैं, परिवार को समय दे सकते हैं, वो सब छोड़कर आपके पास बैठे रहते हैं। और आज मैं इतना गंभीर इसलिए हो रहा हूँ कि ये जो नया मामला आया है, इसने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आज़ाद आवाज़ें इस देश में उठनी बंद हो जाएं। किस किस तरह की जालसाजी, और मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ इसके बारे में पहले, लेकिन आज जो डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं वो आपके कान खोल देंगी। कहीं मत जाइएगा, आ रहा हूँ मैं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, QR कोड भी है। मैं अभी आया। एक बुजुर्ग थे स्टेन स्वामी, अरवन नक्सल कह कहकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनको बहुत सारी गालियाँ दी गई। पानी नहीं पी पाते थे, बीमार थे, उनके हाथ कांपते थे। एक सिपर चाहिए था, सिपर, जिसकी नली मुंह में डाल के वो पानी पिए तो पानी गिरे नहीं। उस बुजुर्ग को, उस दादाजी की उम्र के आदमी को एक सिपर लेने के लिए भी अदालत में जाना पड़ा था, और आखिर उसकी मौत हो गई। आज का जो खुलासा है वो ये बताता है कि उस लाचार बूढ़े आदमी को फंसाया गया था, और इसलिए फंसाया गया था क्योंकि वो आदमी गरीब, मजबूर, दलित और पिछड़ों की आवाज़ उठाया करता था, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का जाना माना अखबार, एक पूंजीवादी देश जो आमतौर पर वामपंथियों के बारे में बात करना गलत समझता है, वो अमेरिका, जिसकी रैम्बो से लेकर किसी भी सीरीज की फिल्में आती हैं जिसमें वामपंथियों को या कम्युनिस्टों को मानवता का और अमेरिका का दुश्मन दिखाया जाता है, उस अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी है, और उसके मुताबिक मैसाचुसेट्स में डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है आर्सेनिक कंसल्टिंग, और आर्सेनिक कंसल्टिंग की एक नई रिपोर्ट आई है। और आर्सेनिक कंसल्टिंग जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसने पहले भी एक खुलासा किया था मालवेयर को लेकर। मैं उधर नहीं जाके यहीं रहता हूं, और उस खुलासे में आर्सेनिक ने फिर से कंफर्म कर दिया है कि वो खुलासा आपका सही था। और खुलासा ये था कि फादर स्टेन स्वामी 5 साल तक एक मेलवेयर के निशाने पर थे। मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, करीब इस तरह के वायरस होते हैं, समझ लीजिए, जो आपके कंप्यूटर में प्लांट कर दिए जाते हैं, और जो बुरी नीयत से प्लांट किए जाते हैं, बुरे काम करते हैं, जैसे कि पेगासस था। मैं आपको बताऊंगा कि पेगासस का मरना 10 ऐसी बड़ी कंपनियों को पैदा कर गया है, क्योंकि पेगासस में काम करने वाले लोगों ने अपनी अपनी जासूसी कंपनियां खोल ली हैं। पेगासस तो बंद हो गया है, लेकिन वो सारी कंपनियां अब अपने तरीके से काम कर रही हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। और 5 साल में इनके कंप्यूटर में उस मॉलवेयर के ज़रिए कभी कुछ डॉक्यूमेंट प्लांट किए गए, कभी उसमें से निकाले गए, उनके पूरे लैपटॉप को कॉपी करके कहीं रख लिया गया, और उसकी लगातार निगरानी हो रही थी।
जून 2019 में जब फादर स्टेन स्वामी का कंप्यूटर एजेंसीज क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने जब जब्त किया तो उससे ठीक पहले वो मॉलवेयर अनइंस्टॉल कर दिया गया था। और ये जानकारी इस इंस्टीट्यूट ने बाकायदा आर्सेनल कंसल्टिंग ने निकाल के बाहर निकाली है और इसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अब कंफर्म कर लिया गया कि हाँ ऐसा हुआ था। 2019 में आप सोचिए 5 साल तक उनके कंप्यूटर के अंदर एक मॉलवेयर डाल के रखा जाता है जो उनकी निगरानी करता है, और 5 साल पहले जब पुलिस उसको जब्त करती है उससे पहले उसको निकाल लिया जाता है। और जो कागज़ उसके अंदर प्लांट कराए गए थे उसमें वो एक लेटर भी था जो महाराष्ट्र की पुलिस के कमिश्नर ने मीडिया को सौंपा था, और वो एक टाइप किया हुआ लेटर था जिसमें कोई साइन नहीं थे, हैंडराइटिंग नहीं थी। उस लेटर में लिखा गया था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनकी हत्या कर देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत महान आदमी है, बड़े आदमी, इतने अच्छे आदमी, वैसे आदमी, सब उसमें लिखा गया था। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि आर्सेनिक की रिपोर्ट में जो है वो ये है कि उस अवधि के दौरान हैकर ने स्वामी के कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले लिया था और आधा दर्जन फाइलों को उनके छिपे हुए फोल्डर में जानकारी के बगैर, उनको नहीं पता था, बुजुर्ग आदमी थे, उनके लैपटॉप में डाल दिया गया था। 8 अक्टूबर 2020 को एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इस मामले में वो 16वें व्यक्ति थे। 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था और रिपोर्ट के अनुसार इन दस्तावेजों में माओवादियों के तथाकथित पत्र थे, यानी इनके कंप्यूटर में कुछ पत्र प्लांट कर दिए। कौन प्लांट करेगा? एजेंसियां कंप्यूटर जब्त करने से पहले वो कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर हट जाता है और बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने एनआईए से इसके बारे में पूछा, जवाब मांगा, पक्ष मांगा एनआईए का, जो किसी भी अखबार का फर्ज होता है। एनआईए ने कोई जवाब नहीं दिया है और ये कह रही है रिपोर्ट आर्सेनल की कि अक्टूबर 2014 की शुरुआत में नेटवायर से संक्रमित हो गया था। ये उस नेटवायर एक खास तरह का मालवेयर है और ये की लॉगिंग पर कंसंट्रेट करता है। यानी की लॉगिंग क्या होती है कि जो आप टाइप करते जाते हैं ना, आपकी एक एक की स्ट्रोक को वो रिकॉर्ड कर लेता है और जब वो रिकॉर्ड कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको पासवर्ड वगैरह भी पता लग जाएगा और फिर उसके ज़रिए वो आपके अकाउंट्स को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करेगा। 24,000 से ज़्यादा फाइलों और फोल्डरों को अपने सर्वर में कॉपी किया गया था। 11 जून 2019 की रात को जब ये कंप्यूटर जब्त होने लगा तो उससे पहले वो सारा सॉफ्टवेयर वहाँ से हटा लिया गया। हैकरों ने एक्टिविस्ट रोना विल्सन, वकील सुरेंद्र गाडलिंग को भी निशाना बनाया था और ये दोनों एल्गार परिषद मामले में आरोपी थे। अभी आपको मैं बताऊंगा कि एल्गार परिषद मामला क्या था, तो आपको समझने में मदद मिलेगी इनको क्यों फंसाया गया होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। और इससे मोदी जी का क्या कनेक्शन था, ये भी आएगा मामला। आर्सेनल कंसल्टिंग ने बाकायदा इसकी पहले भी पुष्टि की थी और एक टेक पत्रिका द वायर्ड, उसने जो अमेरिका की साइबर सुरक्षा फर्म है सेंटिनल-1, उसके शोधकर्ताओं का हवाला देते हुए दावा किया है कि इसमें देखिए विल्सन, बारबरा राव, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू के ईमेल खातों की हैकिंग भी, पुणे की पुलिस के साथ उसका संबंध था हैकिंग का। 3000 से आदिवासियों और अच्छा, अब आते हैं कि हम कैसे ये मामला आगे आता है। फादर स्टेन स्वामी का कसूर क्या था? उन्होंने 3000 से ज़्यादा जो आदिवासी हैं उनकी रिहाई का मामला उठाया था। हमको ये समझा दिया जाता जो शहर में, महानगरों में रहने वाले लोग हैं कि आदिवासी मतलब नक्सलवादी, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। नक्सलवाद के मामलों में बहुत सारे बेकसूर आदिवासियों को क्रैकडाउन के नाम पर वैसे ही जेल में डाल दिया जाता है। वो ना तो जमानत कराना जानते हैं, ना कोई दूसरी चीज़ें करना जानते हैं। तो जो गेहूं, घुन को मारने के चक्कर में गेहूं को पीस दिया जाता है, उल्टा है, गेहूं के चक्कर में घुन नहीं है, घुन के चक्कर में गेहूं। तो जो देश में
जो एक्टिविस्ट हैं, जो सही मायने में ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, वहाँ आदिवासी इलाकों में काम करते हैं। वहाँ पैदल चलना पड़ता है 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर। इतना आसान जीवन नहीं है। ये लोग वहाँ जाते हैं, उनके केस पता करते हैं, उनके लिए मुकदमे लड़ते हैं, उनके लिए सरकार से आवाज़ उठाते हैं, ज़रूरत हो तो प्रदर्शन करते हैं। स्टेन स्वामी की मौत के पीछे भी विवाद है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिस तरह के अस्पताल की ज़रूरत थी उसमें तो ले जाया ही नहीं गया। उस चक्कर में 10 दिन उनको इंतज़ार करना पड़ा। मौत से 3 दिन पहले उनको अस्पताल मिला और डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि इलाज में देरी हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि इनको बाकायदा इलाज दिया जाए। इलाज देने के लिए भी 10 दिन तक सिस्टम टालता रहा उस बूढ़े आदमी से। इसलिए नफरत इस स्तर तक थी, इसका आप अंदाज़ा लगा लें। अब आपको कुछ यलगार परिषद की बातें, भीमा कोरेगांव की बातें समझाना ज़रूरी है कि ये मामला कहाँ से हुआ था। मामले की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2018 को। 200 साल पहले का एक मामला था, जब अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ में कुछ दलित लोग लड़े थे और उन्होंने मराठाओं की फौज को हरा दिया था 200 साल पहले। और तब से वो विजय उत्सव मनाया जाता है और हर साल एक आयोजन होता है। उसमें डॉक्टर अंबेडकर आते थे, क्योंकि महा रेजिमेंट थी उसमें शामिल। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह का भारत ये है, बन गया है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक अलग तरह का भारत चाहते थे। वो क्या भारत था, वो किस भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर का था, ये जानने के लिए आप एक ऑडियो बुक है, हिंदी में है, अंबेडकर्स इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है। इसको आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। ऑडियो फॉर्मेट में क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कई बार आंख बंद करके एक जगह बैठ जाइए, पूरी किताब अंदर उतर जाती है दिमाग में। ज़रूरी काम हो, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ भी आप चाहें, आपको बैठने को जगह मिले ना मिले, चलते फिरते दोनों हाथ खाली, और आप ऑडियो बुक्स के ज़रिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 ऑडियो बुक्स। ये डॉक्टर अंबेडकर वाली जो ऑडियो बुक है, अंबेडकर्स इंडिया, ये भी कुकू FM के कलेक्शन में है। उनके पास 10,000 ऑडियो बुक्स का, ऑडियो साहित्य का कलेक्शन है, जो लगातार बढ़ रहा है। और इसे आप 50% छूट के साथ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक लिंक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा। सिर्फ राजनीतिक पुस्तकें नहीं, महापुरुषों की जीवनियाँ, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई भी कई पुस्तकें वहाँ पर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा साहित्य आप कुछ सीखना चाहते हैं तब भी वहाँ पर उपलब्ध है ऑडियो साहित्य। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। तो वो लगातार होता आ रहा है, 1 जनवरी 1818 से चला आ रहा है सिलसिला। तो कोरेगांव में भीमा नदी के पास नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में ये लड़ाई हुई थी पेशवा सैनिकों और महार सैनिकों के बीच में। महार दलित होते हैं, उन्होंने पेशवाओं को हरा दिया था। तो ये लड़ाई दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई भी एक तरह से बन गई। और जब 200 साल होने पर इसका आयोजन किया गया, तो 2 पूर्व जज इसके आयोजक थे जिन्होंने इस आयोजन को किया था। पुरानी लड़ाई में अगर आप जाएं 1818 वाली में, तो उसमें अंग्रेजों की तरफ से 500 लड़ाके, जिनमें 450 महार सैनिक थे, और बाजीराव द्वितीय के 28,000 पेशवा सैनिक थे, जिनके बीच में लड़ाई हुई। और 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को हरा दिया था। ये वहाँ के दलितों के लिए गौरव का क्षण है, और इसीलिए उसको तब से 200 साल से मनाया जा रहा है। और वो 200 साल पूरे होने की खुशी में, और चूंकि इस बीच में जब भी आयोजन हुए, सारे के सारे बड़े लोग, डॉक्टर अंबेडकर वहाँ गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग उन आयोजनों में जाते रहे। इस बार का वहाँ पे एक बाकायदा विजय स्तंभ भी बनाया हुआ है, जो जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में है। अब आप समझिए कि ये स्थिति क्या है।
वहाँ पे जब 200 साल का आयोजन हुआ तो उसमें तारीख भी लिखी हुई है। मैंने 1927 में डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पहुँचे थे और हुआ ये था कि जब यहाँ पे ये लोग इकट्ठे थे तो उस बीच में एक पहले का बैकग्राउंड था कि 2017 में भी एक साल पहले 200 साल पूरे होने से पहले वहाँ पे एक पवित्र स्थल है, उसको तोड़ने की कोशिश की कुछ लोगों ने। डॉक्टर हेडगेवार की फ़ोटो रख दी, डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो हटा दी और इस पूरे में चूँकि आरएसएस को थोड़ा सा इंक्लाइनेशन उसका सवर्णों की तरफ है, महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे, तो आरएसएस सवर्णों की तरफ से शामिल हो गया और ये सब लगातार चल रहा था। और यहाँ पे हुआ ये कि ये आयोजन जो होता है उसमें एक 56 साल का आदमी है, मिलिंद एकबोटे, और वो 1997 से लेकर 2000 तक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी रहा है। उसने एक बार निर्दलीय चुनाव भी जीता है 2007 में और हिंदू एकता मंच नाम का एक संगठन चलाता है मिलिंद एकबोटे। और अभी हाल तक वो पुणे महानगर पालिका में भाजपा पार्षद था और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पे भी वो चुनाव लड़ चुका है। ये एक कैरेक्टर है मिलिंद एकबोटे। दूसरे एक कैरेक्टर हैं संभाजी भिड़े। संभाजी भिड़े 85 साल के हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद वो आरएसएस के प्रचारक थे और फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं वो पुणे के। और 1980 के दौर में उन्होंने शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नाम से एक संस्था बनाई है। पीएम मोदी उनको अपना गुरु मानते हैं, ये मोदी कनेक्शन है। और वहाँ पर वो रायगढ़ किले में जाकर संभाजी भिड़े से मिले भी थे, उनकी तारीफ भी की थी। और उनके साथ संभाजी भिड़े बड़े हार्डकोर टाइप के प्रचारक हैं, धोती वोती पहनते हैं और ज़बरदस्त उन्होंने नौजवानों की वहाँ भीड़ बनाई हुई है, एक सेना टाइप की बनाई हुई उन्होंने। और उसके ज़रिए अलगार परिषद में ये भाषण हुआ तो वहाँ पे जो लोग दलित और आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाले लोग हैं वो पहुँचे हुए थे। फादर स्टेन स्वामी भी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हिंसा होती है, पत्थर फेंकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आरोप लगता है कि जो लोग वहाँ गए थे फादर स्टेन स्वामी समेत भाषण देने के लिए, इन लोगों ने वहाँ पे दलितों को भड़काया और ये सब लोग नक्सलवादी हैं, ये इनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन आर्सेनल कंसल्टेंट का कहना है कि जानबूझ के इनको उससे जोड़ने के लिए इनके कंप्यूटर्स में एनआईए ने डॉक्यूमेंट प्लांट किए, ये आशंका है। एनआईए जांच कर रही थी, डॉक्यूमेंट एनआईए के पास कंप्यूटर जाने से ठीक पहले डाले जाते हैं, ये उनका इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले में पहले इन दोनों को आरोपी बनाया गया था, किसको? संभाजी भिड़े को और दूसरे वाले जो एकबोटे साहब हैं। बाद में 2014 का दौर था, लोग समझ गए कि अब राजनीतिक करवट बदल चुकी है और वो मोदी जी के गुरुजी थे, तो ऐसा माना जाता है कि मामले की जांच में इसको उलट दिया गया और इन लोगों को जो वहाँ भाषण दे रहे थे और जो दलित पक्ष था उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए, उनको अरवन नक्सल बना दिया गया, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की साजिश, हत्या की साजिश करने का मुकदमा लाद दिया गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी तरफ सड़क से लेके संसद तक, मुंबई के आज़ाद मार्ग में मिली होती, सब जगह रैली होती है और मांग की जाती है कि संभाजी भिड़े को गिरफ्तार किया जाए। आज तक एकबोटे तो गिरफ्तार हो गए, संभाजी भिड़े आज तक गिरफ्तार इस मामले में नहीं हुए हैं और ये मांग लगातार चली आ रही है। इसमें प्रकाश अंबेडकर हैं जो अंबेडकर के बेटे हैं और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे लगातार, अंबेडकर के पोते हैं माफ़ कीजिएगा, और वहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर इसको समराइज़ किया जाए तो मोदी जी जिनको गुरु मानते हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, संभाजी भिड़े वो और एक मिलिंद एकबोटे नाम के सज्जन हैं, उन दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक नियमित आयोजन जो हर साल होता था दलितों का, उसकी 200वीं जयंती थी, उसके जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, पत्थरबाजी हुई है, हिंसा हुई है, आगजनी भी हुई है। अब ये कहना कि वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, 200 साल पुराना आयोजन था, आयोजन भले ही 200 साल पुराना ना रहा हो लेकिन वो घटनाक्रम 200 साल पुराना था, तो उसमें वो शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए थे,
और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी, ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि दूसरा पक्ष भी उसमें शामिल रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुकदमा एक आदमी के खिलाफ होता है, उस आदमी को जेल में सड़ा दिया जाता है, बीमारी में इलाज नहीं दिया जाता है, और उस आदमी के खिलाफ भी जो आरोप लगे थे वो आरोप प्लांट किए गए थे, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। और ये पूरी उस मामले की कहानी है जिसमें एक बुजुर्ग को बाकायदा उसके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके अंदर कागज़ प्लांट किए गए, लेकिन एनआईए की जांच में इस पहलू की तरफ देखा भी नहीं गया। इसके बारे में एनआईए मौन है। दूसरी तरफ एक और आदमी जो पूरा इतना बड़ा बवाल खड़ा करने का जिम्मेदार माना जाता है, वो आखिर तक गिरफ्तार नहीं होता है। पुलिस उस तक नहीं पहुंचती है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री का गुरु है, ऐसा मेरा अनुमान है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुक्कू एफएम के ऑडियो साहित्य की सेवाएं लेना चाहते हैं तो उनका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पर एक कूपन कोड मिलेगा जिसके ज़रिए आप 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।